उनकी एक लंबी लड़ाई चली है वर्षों तक, उसके बाद उनको अधिकार मिला है। यह अधिकार भीख मांग के नहीं मिला, यह अधिकार किसी के सामने गिड़गिड़ा के नहीं मिला। किसान तो मवाली है, आज को दबाने का काम किया जा रहा है और इसका सीधा उदाहरण अभी हमें देखने को मिला। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खारिज कर दिया गया। यह आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से मिला है। यह आरक्षण, यह लोकतंत्र बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से मिला है। और मैं कहना चाहता हूं आदित्यनाथ जी से, मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, यह देश किसी की तानाशाही से नहीं चलेगा, यह देश इस देश के संविधान से, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। और समाज में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनकी एक लंबी लड़ाई चली है वर्षों तक, उसके बाद उनको अधिकार मिला है। यह अधिकार भीख मांग के नहीं मिला, यह अधिकार किसी के सामने गिड़गिड़ा के नहीं मिला, यह अधिकार लाठियां खा के मिला, यह अधिकार जेल जाके मिला, यह अधिकार संघर्ष करके मिला, यह अधिकार आंदोलन करके मिला। यह बात अलग है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को आंदोलनकारियों से बड़ा परहेज है। वो कहते हैं आंदोलन जीवी लोग पैदा हो गए, किसान आंदोलन का मजाक उड़ाते हैं। अभी इनकी एक मंत्री ने कहा किसान तो मवाली हैं, आपने अन्नदाता को मवाली कहा। मंत्री जी, मोदी जी, आप अन्नदाता को मवाली समझते हैं? 8 महीने से इस देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा है। उसने ठंडी भी देखी, उसने गर्मी भी देखी, उसने बरसात भी देखी। 500 किसानों ने अब तक आत्महत्या की और 3 काले कानून मोदी सरकार ने अपने पूंजीपतियों के लिए, जिनकी गुलामी ये सरकार करती है, उनके लिए बनाने का काम किया। तो भाजपाइयों को मैं कहना चाहता हूं, भाजपा एक बवाली पार्टी है, इसलिए ये अन्नदाता को मवाली कहने का काम करती है। संजय सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, बवाली पार्टी संजय सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बवाल करने का काम इनको करना है। समाज में सभी वर्गों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर सबकी हिस्सेदारी नहीं होगी तो भारत माता की जय नहीं हो पाएगी ठीक से। अरे भारत माता की जय तो तब होगी जब भारत माता का हर बच्चा, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, जब भारत माता का हर बच्चा खुशहाल होगा, उसको उसका हक मिलेगा, तब भारत माता की जय होगी। खाली नारे लगा के भारत माता की जय नहीं होगी। ये बात हमें समझनी होगी। और इनके नारों से जरा सावधान रहना। क्या नारा लगाते थे? रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब भाजपाइयों का नारा बदल गया। अब कह रहे हैं रामलला हम आएंगे, चंदा चोरी कराएंगे। रामलला हम आएंगे, चंदा चोरी कराएंगे। चंदा चोरी कर ली प्रभु श्री राम के नाम पे। आपको मालूम है कितने की चंदा चोरी की? राजेश यादव जी, 2 करोड़ की जमीन 7:10 पे खरीदी शाम को, और 7:15 पे 5 मिनट के बाद वही जमीन प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए 18.5 करोड़ में बेच दी। 5 मिनट में 16.5 करोड़ कमाया। 1 सेकंड में 5.5 लाख रुपए कमाया। 1 मिनट में 3 करोड़ 30 लाख रुपए कमाया। अमेरिका चले जाओ, इतनी जमीन महंगी नहीं मिलेगी। अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, पेरिस चले जाओ, कोरिया चले जाओ, टोक्यो चले जाओ, पूरे दुनिया में इतनी महंगी जमीन कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन जब आपदा के समय में आप कोरोना से मर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग राम के मंदिर के नाम पर चंदा चोरी कर रहे थे, आपदा में अवसर तलाश रहे। तो इसलिए मैंने इनके लिए नारा बनाया है, सीता मैया दुखी हैं भाजपा के काम से
और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। 1.5 साल हो गया मंदिर नहीं बना, 1.5 साल। कहते थे 2 महीने में बना देंगे, 3 महीने में बना देंगे। अरे तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, 1.5 साल में न्यू नहीं भर पाए भाजपाइयों, क्योंकि तुम्हारा भगवान श्री राम में विश्वास नहीं, क्योंकि तुम्हारी आस्था भगवान श्री राम में नहीं, क्योंकि तुम मंदिर का निर्माण नहीं करना चाहते, चंदा चोरी करना चाहते हो। इसलिए मैं इनके लिए नारे लगाता हूं कि राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, अरे राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चंदा चोरी करना बंद करो। तो ये तो चंदा चोर पार्टी है, इनसे होशियार हो जाना। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हम लोग मिलकर समाज के पिछड़े और वंचित लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, अति पिछड़े लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। कर्पूरी फार्मूले की जिसकी बात आप कर रहे थे, यहां पर बिहार हिंदुस्तान का एकमात्र राज्य है जहां पर कर्पूरी ठाकुर जी, जो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो फार्मूला दिया था, उन्होंने जातियों की जनसंख्या के हिसाब से अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की थी। मुझे लगता है कि आज अगर सरकारी नौकरियों में अति पिछड़े वर्ग के लोगों की भागीदारी चाहिए तो यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भी हमको लागू करना होगा। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भी लागू करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? आदित्यनाथ जी क्या कह के आए थे? न गुंडा राज, न भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा देंगे, किसानों को तरक्की देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे। 4.5 साल बीत गया, 4.5 साल। अखबार के पन्ने खोलकर देखो तो आंख से आंसू आ जाते हैं। कहीं 6 साल की बच्ची से बलात्कार, कहीं 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, कहीं 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार। अरे हम भूले नहीं है, हाथरस के अंदर एक गरीब की बेटी के साथ गैंगरेप होता है और रात को 2 बजे उस गरीब की बेटी की लाश जला दी जाती है। ऐसी शर्मनाक घटना इस सरकार में हुई है, ऐसी शर्मनाक घटना हुई है इस सरकार के अंदर। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, निवेदन के साथ आपसे विनती करना चाहता हूं, जिन लोगों ने आपका हक छीना है, जिन्होंने आपको 4.5 साल तक कुचलने और दबाने का काम किया है, इस चुनाव के अंदर उनकी जमानतें जब्त कराकर उनको जवाब देने का काम करना। क्योंकि लोकतंत्र में असली मालिक आप हो, आप हो। लोकतंत्र के असली मालिक आप हो। आप लाइन लगा के वोट देते हैं तो सरकार बनती है, और जब सरकार बन जाती है तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारे खजाने में पैसा नहीं है, आप हमको पैसा दे दो। तो आप सेल टैक्स देते हो, इनकम टैक्स देते हो, माचिस भी खरीदते हो तो टैक्स देते हो, साबुन भी खरीदते हो तो टैक्स देते हो। जो टैक्स का पैसा आप सरकार के खजाने में देते हो, उसी पैसे से आदित्यनाथ जी को तनख्वाह मिलती है, उसी पैसे से थानेदार को तनख्वाह मिलती है, उसी पैसे से डीएम को तनख्वाह मिलती है, उसी पैसे से एसपी को तनख्वाह मिलती है, उसी पैसे से तहसीलदार को तनख्वाह मिलती है, उसी पैसे से लेखपाल को तनख्वाह मिलती है। यानी ये सब लोग आपके नौकर हैं, आपके वोट, आपके नोट से सत्ता में बैठते हैं। इस बात को याद रखना। वोट आपका, नोट आपका, और बदले में चोट आपको मिलती है, चोट आपको। 73 साल हो गया हिंदुस्तान की आजादी के, लेकिन ऐसी हालत बन गई है कि आज कहीं पर कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं। आदित्यनाथ जी की भाषा सुनिए, उनके खिलाफ कोई आंदोलन करे। कोरोना में अगर आप कह दीजिए हमारे मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो कहते प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे। कहते हैं कि नहीं कहते? अगर आप कोई आंदोलन करिए उनके खिलाफ, कहिए पिछड़ों को उनका हक दे दो, कहते बोलना मत, नहीं तो तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे। अरे आदित्यनाथ जी, 250 रुपए किलो सरसों का तेल हो गया, 100-110 रुपए पेट्रोल हो गया, डीजल भी 100 रुपए से ज्यादा हो गया,
सब्जियां महंगी, अनाज महंगा, सब कुछ महंगा हो गया, घर में कुछ बचा नहीं। संपत्ति कहां से जब्त करोगे? संपत्ति तो तुम लोगों ने नीलाम कर ली, संपत्ति तो खाली कर ली, घर में कूड़ा करकट बचा है वही ले जाना चाहते हो, जब्त कर लो जब्त, संपत्ति जब्त कर लेंगे। कोई भी बात कीजिए आप, संपत्ति जब्त कर लेंगे। क्या ऐसे कोई मुख्यमंत्री बात करता है? ऐसे कोई सरकार चलती है? आप उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नारा तो आप लगाते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन आपका नारा है सिर्फ अपना विकास और अपना साथ। आपके मंत्री सतीश द्विवेदी का खुलासा मैंने किया था। वो सतीश द्विवेदी जिसके राज में मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी खाने को मिलती है, बच्चों को स्वेटर नहीं मिलता, पैर के लिए जूते नहीं मिलते, बस्ता नहीं मिलता, किताबें नहीं मिलती, लेकिन मंत्री की प्रॉपर्टी करोड़ों करोड़ अरबों अरब रुपए बढ़ जाती है। ये बेईमान आपके पैसे की चोरी कर रहे हैं, इसलिए आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस बात को समझ लेना। और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना केजरीवाल जी का नारा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करना आम आदमी पार्टी का विश्वास और नारा रहा है। और इसलिए दिल्ली में एक सरकार चल रही है, अगर आपके कोई रिश्तेदार हो तो पूछ लेना। केजरीवाल जी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, सरकारी स्कूलों में जाते थे तो मकड़ी के जाले लगे होते थे, टाट पट्टी पे बैठ के बच्चे पढ़ते थे, टॉयलेट का इंतजाम बच्चियों के लिए नहीं होता था, लाइब्रेरी का इंतजाम नहीं होता था, लैब का इंतजाम नहीं होता था। जिन सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे होते थे, आज उन्हीं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बने हुए हैं। यह है दिल्ली की सरकार, यह है आम आदमी पार्टी का काम जो हमने दिल्ली में किया। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, 200 तरह की जांच वहां फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, दवाएं फ्री मिलती हैं। और अगर 1 महीने से ज्यादा का ऑपरेशन का डेट मिल जाए तो केजरीवाल जी कहते हैं किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा लो, ऑपरेशन करा लो, पैसा दिल्ली की सरकार आपको देगी, आपको अपने पास से खर्च करने की जरूरत नहीं। एक ऐसी सरकार दिल्ली में चल रही है जो 200 यूनिट तक बिजली फ्री गरीब को देती है और 400 यूनिट बिजली आधे दाम पर देती है, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे। एक ऐसी सरकार जो मुफ्त में पानी देती है। और हमारी माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं, दिल्ली के अंदर बस की यात्रा माताओं बहनों के लिए फ्री है, पूरी तरह से निःशुल्क है। हमारे पुलिस के जवान यहां हैं, जो इनके साथी दिल्ली में होंगे उनसे पूछ लेना, और कोई जवान की फैमिली होगी तो उनसे जरूर फोन करके पूछ लेना। केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले 10 लाख 5 लाख रुपए किसी जवान की शहादत पे मिलते थे, लेकिन केजरीवाल जी ने दिल्ली में जवान की शहादत पर 1 करोड़ की सम्मान राशि देने का काम किया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यह हमारी देशभक्ति। हम देशभक्ति के ढिंढोरे नहीं पीटते, हम देशभक्ति अपने दिल में रखते हैं और उसको जमीन पर पूरा करके दिखाते हैं। आम आदमी कैसे बढ़ेगा हिंदुस्तान आगे? कैसे होगी भारत माता की जय? कैसे बढ़ेगा यह राष्ट्र आगे? जब हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे, जब हमको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था मिलेगी, जब हमको फ्री में बिजली मिलेगी, फ्री में पानी मिलेगी, महंगाई कम होगी, हमको पेंशन मिलेगी, हमारी सहायता सरकार करेगी, तब हम तरक्की करेंगे, तब देश तरक्की करेगा, तब भारत माता की जय होगी, तब वंदे मातरम होगा, तब पिछड़े समाज को हक मिलेगा। खाली फर्जी नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। अब मोदी जी तो इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं, उतना कॉन्फिडेंस से आप लोग सच नहीं बोल सकते। गलत तो नहीं कह रहा हूं? क्या बोला था चुनाव में 2014 में? इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? 15 लाख। जोर से बोलिए। 15 लाख। सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 लाख आ गए, 15 पैसे नहीं आए। और हमारी माताओं बहनों ने जो अपने पति से इकट्ठा करके 500 1000 रुपए रखा था, संदूक में छिपा के रखा था कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर बनवाना होगा तो ये पैसा काम आएगा,
कोई बीमार होगा तो ये पैसा काम आएगा। मोदी जी ने कहा, माताओं और बहनों, जो पैसा आपने संदूक में रखा है यही काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा कर दो। मैंने नोटबंदी कर दी है, आपका पैसा जमा करा लिया, 1500 की नोट जमा करा ली। तो ये झूठे लोग हैं, इनसे सावधान रहना। दिन रात सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, दिन रात सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं। केजरीवाल जी जब चुनाव प्रचार में जाते हैं तो पूछते हैं, भाइयों और बहनों, आपको फ्री बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको फ्री शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको फ्री स्वास्थ्य चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए, किसान को फसल का दाम चाहिए कि नहीं चाहिए, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता चाहिए कि नहीं चाहिए। और बाबा आदित्यनाथ प्रचार करने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचार करने जाते हैं, तो वो गांव गांव में जाके पूछते हैं, शमशान चाहिए कि नहीं चाहिए। पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? पूछते हैं। 17 में क्या पूछा था? क्या पूछा था? भाइयों और बहनों, गांव गांव में शमशान चाहिए कि नहीं चाहिए? पूछा था कि नहीं पूछा था? पूछा था ना। हम लोग क्या सुल्तानपुर में कहते हैं, भैया मनहूसियत की बात ना करो, बहुत गलत बात है। और इन मनहूस लोगों ने पूरे 17 के चुनाव में गांव गांव में जाके कहा, शमशान चाहिए, शमशान चाहिए, शमशान चाहिए। और इन बेईमानों ने कोरोना की महामारी में गांव गांव में शमशान बना दिया। इन मनहूस पार्टी वालों से कहना, हमको शमशान नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, तरक्की चाहिए, किसान को फसल का दाम चाहिए, हमको शमशान नहीं चाहिए। तो शमशान बनाने वाली पार्टी को हराओगे कि नहीं हराओगे? हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बताइए पीछे तक। शमशान बनाने वाली पार्टी को हराना है ना? हाँ। इधर वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं भाई, इधर वाले। अच्छा, हाँ, सबने उठा दिया, सबने उठा दिया। आम आदमी पार्टी और हम लोग संसद के अंदर जब भी मुझे मौका मिला, समाज के पिछड़ों के, वंचितों की, शोषितों की, दलितों की, हमेशा मैंने आवाज उठाने का काम किया। संसद में पुरानी पेंशन का मामला हो, चाहे शिक्षा मित्र का मामला हो, चाहे आंगनबाड़ी का मामला हो, हर मामले पे मैंने आवाज उठाई। आज एक ऐसी सरकार चल रही है, सरकारी नौकरी बढ़ा नहीं रही आपके लिए, सरकारी विभागों को बेचने का काम कर रहे हैं। रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, बीपीएल बेच रहे हैं, सारी सरकारी कंपनियों को धीरे धीरे करके बेच रहे हैं। और कहते क्या है? कहते हमसे संभल नहीं रहा है। अरे जब सब कुछ बेचने पे तुम लगे हो, तुमसे संभल नहीं रहा है, तो इस्तीफा देके चले जाओ, इस देश के ऊपर थोड़ा एहसान करो। सारे लोग तुमसे त्रस्त हैं, महंगाई से गरीब आदमी की कमर टूट गई है, अब तो इस देश के लोगों पर रहम करो। कहां पहुंचा दिया इस देश को? महंगाई के दलदल में झोंक दिया। कोरोना की महामारी में हमने देखा, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, किसी को दवाएं नहीं मिल रही थी, किसी को बेड का इंतजाम नहीं था, लोगों की जानें जा रही थी। और कानपुर के घाट पे, प्रयागराज के घाट पे, बलिया के घाट पे, गाजीपुर के घाट पे नदियों में शव सड़ रहे थे। आंखों से आंसू निकल जाता था देखकर वो दृश्य, वो तकलीफ। कुत्ते नोच रहे थे शवों को, चील कौवे नोच रहे थे। इन सारी बातों को याद रखना। और जब ये सब कुछ याद रहेगा, आपके ऊपर हुए जुल्म और अत्याचार याद रहेंगे, आपके ऊपर हुए अन्याय और अत्याचार अगर आपको याद रहेंगे, तो पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी आपको याद रहेगी। और उस हिस्सेदारी के लिए भाजपा को हराकर एक नई सरकार बनाने की तैयारी आपको याद रहेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में राधा का तन बिक रहा है,
और यारो बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। इस वतन को बचाने के लिए, पिछड़े समाज को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल, एक अच्छी तकदीर उनकी बनाने के लिए हम सबको इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। मैं फिर से कमलेश चौहान जी का, मदन राजभर जी का और सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं इतने अच्छे आयोजन के लिए और मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए। हम सब आगे भी मिलकर इस लड़ाई को बढ़ाएंगे और जो एक जुल्मी सरकार, जो नफरत फैलाने वाली सरकार, जो हिंदू मुसलमान में भेद करने वाली सरकार, जो समाज को बांटने वाली सरकार चल रही है, उस सरकार को 2022 में विदाई देने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद।